हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी सुधा सिंह एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैं अपनी लाइफ का कुछ ऐसा पार्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने हाइड करके रखा था। कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आप लोगों से नहीं शेयर की थी, बट आई थिंक मुझे अब ये सारी चीज़ें जो भी मेरे प्रॉब्लम्स थी उसे शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये लोगों तक जाएगी मेरी प्रॉब्लम, उतनी ज़्यादा आप लोग अवेयर होंगे एंड लोगों तक आप लोग भी ये मैसेज ज़रूर पहुंचाइएगा कि ये सारी चीज़ें आप लखनऊ में ही नहीं, ऑल सिटी में होती हैं। जॉब के नाम पे फ्रॉड किया जाता है एंड स्कैम होते हैं बहुत बड़े बड़े से। मैं भी एक ऐसे फ्रॉड जॉब के चक्कर में फंस गई थी एंड बाद में वो सब मुझे पैसे भी नहीं दिए, मतलब वो सबसे ख़राब सिचुएशन में थी मैं। और उस टाइम मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा नीड थी। मेरी फाइनेंशियल स्टेटस भी कुछ अच्छा नहीं था, फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी, मेरी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी एंड उसी टाइम आई गॉट स्कैम्ड। एंड गाइज, स्टार्टिंग में सब अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। एंड में आप जाते जाते आपको पता चलेगा कि आप एक चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। एंड स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वाओ, आई गॉट अ वेरी फैंटास्टिक जॉब बट नथिंग इज हैपन। एंड गाइज, मैं आप लोगों के साथ और भी बहुत कुछ इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा अपने साथ कुछ खाने पीने वाली चीज़ें ले लीजिएगा, क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा मैं करूँगी, क्योंकि मेरी चीज़ें हैं जो 2-3 महीने पहले मेरे साथ हुई हैं, वो शायद एक 20 मिनट की वीडियो में सब कुछ मर्ज करके बताना, एक समरी टाइप का, वो ज़्यादा ईजी नहीं है, बट मैं आई विल ट्राई टू अवेयर यू ऑल। एंड गाइस, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन चल रही थी मेरी भी, एंड ऐसे घुट घुट के जी रही थी मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। आई एम सफरिंग फ्रॉम सम स्कैम्ड बाय जॉब। एंड गाइज, कुछ चीज़ें जो होती हैं आप दूसरों से भी शेयर नहीं कर पाते हैं, खुद के अंदर ही घुट घुट के जीना, वो सारी चीज़ें मैंने ना 2-3 महीने पहले वो फेज़ मैंने जिया है। जितनी अच्छी खूबसूरत लाइफ मेरी यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं, उतनी अच्छी लाइफ नहीं है मेरी। एंड गाइज, मैं ये चीज़ें सबके सामने ऐसे शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि इसमें कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग मेरे पीठ पीछे भी बोलेंगे, बट आई नीड टू शेयर यू ऑल, क्योंकि इसको जितनी ज़्यादा आप अवेयर करवाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा मैं इसको चीज़ों को अपनी बताऊँगी उतना ज़्यादा ये अच्छा रहेगा, लोगों को जानकारी मिलेगी कि हाँ ऐसी चीज़ें भी होती हैं। एंड इग्नोर माई रोंधू सकल, क्योंकि वो सारी सिचुएशन मुझे याद करके इतना, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए अभी, वो गूस बम होने लगे हैं कि मैं मेरे भाई, मेरे और भी बड़े लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स और जो मेरे क्लोज फ्रेंड हैं, वो सब ने मुझे समझाया कि सुधा तुम ऐसा मत करो, ऐसा सब कुछ बहुत ज़्यादा वाहियात है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा पैकेज कोई कंपनी तुम्हें क्यों देगा। बट नहीं, मेरे अकल पे पत्थर पड़े थे और अभी भी मुझे वो सारी चीज़ें सोच के इतना गुस्सा आता है कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फाइनली इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्रो हो गया है, बहुत लंबा इंट्रो हो गया है इस ब्लॉग का। तो चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं वीडियो। फाइनली मैं स्टार्ट करी इस वीडियो को। एंड गाइज, स्टार्टिंग मेरी हुई थी दिवाली के बाद से। स्टोरी टाइम मैं स्टार्ट करूँगी आपको नवंबर से, क्योंकि नवंबर में दिवाली थी, उसके पहले अक्टूबर में मैं जॉब छोड़ने के लिए सोच रही थी, क्योंकि जिस कंपनी में पहले काम कर रही थी वो रियल इस्टेट की कंपनी थी। एंड वहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी अच्छे लोग थे, ऐसा नहीं कहूँगी, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा मुझे मानते भी थे, मेरा काम भी बहुत अच्छा मैं करती थी, अपना पूरा एफर्ट्स उनको देती थी, दैट्स वाई वो मुझे बहुत मानते थे। लेकिन क्या हुआ था, वहाँ पे मुझे कुछ काम नहीं समझ में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये मैंने डीफॉर्म किया है और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये तो मेरे लाइन का नहीं है। सो मैं डिसाइड कर लिया था कि चलो इस जॉब को कहीं ना कहीं छोड़ दूँगी। एंड आगे मैं जॉब ऐसे देख रही थी। फिर क्या हुआ, उसी ऑफिस में, रियल इस्टेट के ऑफिस में, एक दिन को एक एसोसिएट आता है और मैंने ऐसे इनडायरेक्टली बोल दिया कि ये देखिए, अगर आपकी नज़र में कोई जॉब होगा तो बताइएगा। और मैं सर्च कर रही थी, वर्क इंडिया हो गया, naukri.com हो गया, जॉब, इस सब पे सर्च कर रही थी। बट क्या है ना, जब
अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखता है। एंड वो लड़का आया, ऑफिस में बैठा था, मैंने ऐसे ही वो आते जाते रहता था क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होता था, तो बहुत बड़े बड़े डीलर्स वगैरह आते थे एंड मेरा काम सिर्फ ऑपरेशन मैनेजमेंट का था, तो मुझे एक्चुअली लोगों से बात करना पड़ जाता था। मैं नहीं चाहती थी फिर भी मुझे बात करना पड़ जाता, तो वो उनसे बात करने हो गए थे। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, आप क्यों जॉब छोड़ना चाहते हैं? तो मैंने कुछ बताया नहीं उनको कि सडनली क्या वही बताऊँ, मैं वहाँ का कोई रीज़न था नहीं, ऐसा कोई रीज़न था नहीं। बट मैंने सोचा कि मैं चलो इस जॉब को छोड़ती हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो वो लड़का आता है और मैं उससे अपनी चीज़ें बता देती हूँ कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। तो वो रिकमेंड करता है मुझे कि मेरे जानने वाले एक भैया हैं, वो उनका बहुत अच्छा ऑफिस है एंड यहाँ लखनऊ में है, और मैं उनसे बात करूँगा आपके लिए, आपके जॉब के लिए, तो शायद वो आपको रख ले। मैंने बोला ठीक है, आप बात करिए। एंड उन्होंने बात करके मुझे अगले दिन इन्फॉर्म किया दिवाली के पहले कि देखिए आपका 50,000 पैकेज रहेगा स्टार्टिंग। एंड आई गॉट सरप्राइज कि इतना, इस कौन सी कंपनी है मुझे जो 50,000 फर्स्टली ऑफर कर रही है। पहले फुटबॉल का क्लब था एंड मैं आई एम शॉक्ड कि कोई कंपनी मुझे 50,000 का पैकेज क्यों ऑफर करेगी। उन्होंने यही मुझे बताया। फिर बोला कि HR को आपका नंबर दे दिया है, वो आपसे कॉल करेंगे। और वो HR जो है ना, वो HR नहीं था, वो CEO था उस कंपनी का, ऐसा कहता था वो। ठीक है, उसने उसको नंबर दे दिया। एंड दिवाली की एक दिन पहले मैं गाँव जा रही थी, गाँव गई एंड घर पे अभी पहुँची भी नहीं थी, रास्ते में ही थी, तभी उसका कॉल आया एंड इंटरव्यू वगैरह लिया। एंड इतने वाहियात क्वेश्चन पूछे उसने कि जैसे कि आप अगर इस जॉब में आती हैं तो क्या कर, मतलब आप समझ जाओ, बहुत गंदे ऊंचे लेवल के सवाल पूछे। फिर भी कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरा ऐसा इंटेंशन था नहीं, और मैं कभी कभी भी ऐसा इंटरव्यू वगैरह दी नहीं थी। तो मुझे लगा कि चलो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई बात नहीं है। एंड नॉर्मल क्वेश्चन है, मैंने इसको इग्नोर कर दिया था। हमारी काफ़ी कॉलिंग पे ही वर्चुअल इंटरव्यू में ही मेरी 1 घंटे के आसपास उससे बात हुई थी एंड उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मैंने बताया। एंड डी फॉर्म से रिलेटेड भी पूछा, तो मैंने पूछा अब मेरा वर्क क्या रहेगा उसमें। तो उसने बोला आपका HR का भी काम रहेगा, आपका डिपार्टमेंट भी, ऑपरेशन मैनेजमेंट का भी नॉलेज है आपको कंपनीज में, तो वो भी आप देख लेंगे। एंड मेन एडमिन हम आपको बना देंगे। बट फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं उस बहुत खुश हूँ। मेरा सेकंड फेज जो अंदर से मैं बहुत खुश हूँ। वाओ, आई गॉट द 50,000 पैकेज जॉब पर मंथ। 6 LPA के आसपास आ रहा था, 6 हाँ 50 ना 6 LPA मेरी जा रही थी इनकम। एंड मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अपनी मम्मी को इतना अमाउंट नहीं बताई हूँ कि मुझे 50,000 मिलने वाला है, बट मैं इतना बता दी हूँ कि हाँ मम्मी मुझे 30 के अराउंड मिलने वाला है। एंड मैंने अप्लाई किया था नई कंपनी में, तो वहाँ से मुझे ऑफ़र आया है एंड उसके लिए मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। तो गाइस बहुत गर्मी हो रही है, ऑफ़र आया है, उसके लिए मैं सेलेक्ट हो गई हूँ एंड मुझे जॉब मिल जाएगी आई थिंक 1-2 दिन में। लखनऊ जाऊँगी क्योंकि वहाँ पे मैं घर पे गई थी, तो दिवाली तो सेलिब्रेट करती हूँ एंड प्लस मेरी मम्मी छठ पूजा भी रहती है, तो छठ पूजा तक मुझे रुकना था किसी हालत में, तो वो तो मैं रुकती ही ऑब्वियसली। फिर मैं लखनऊ आई तो मैंने सोचा कि इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओ। तो उसने क्या बोला, जो वहाँ का CEO था, लखनऊ फुटबॉल क्लब कंपनी का नाम है, आप जब सर्च करोगे तो बहुत फेक आइडियाज़ आएंगी, फेक आइडिया आएंगी। यस, मैं खुल के नाम ले रही हूँ एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगाऊंगी भी क्योंकि मैंने क्या क्या किया है, मैंने कहाँ तक नहीं गई हूँ अपने पैसे निकलवाने के लिए, बट नहीं ऐसा हुआ। एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम एक्साइटेड थी एंड मेरे मेरे क्लोज फ्रेंड है, मेरा भाई है, वो सब बता रहे हैं कि नहीं यार 50,000 का पैकेज क्यों कोई देगा, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें कोई 50,000 का पैकेज देगा। एंड मुझे ये तब भी ये चीज़ें मेरे समझ में नहीं आ रही हैं कि हाँ मेरे अंदर क्या ही है जो मुझे कोई 50,000 का पैकेज देगा। गाइस मैं उस टाइम पागल हो चुकी थी। ऐसा कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही सेम मेरे साथ चल रहा है। मुझे रोज़ मेरा भाई समझा रहा है, मेरा क्लोज फ्रेंड समझा रहा है कि यार ऐसा नहीं है, कोई तुम्हें 50,000 क्यों देगा, बट मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं पड़ रहा है। नहीं आप लोग गलत हो, क्यों नहीं देगा वो मुझे 50,000, अगर उसने मेरे अंदर कुछ तो देखा होगा। भाई जब आपका और मेरा और उसका कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं सामने, तो मेरे अंदर वो क्या देख लेता। लेकिन नहीं, मेरे अकल पे पड़ गए थे पत्थर।
सब कुछ हुआ, ठीक है। फिर मैं छठ पूजा वगैरह मना के मैं गांव से लखनऊ आके फिर मैं अपने रियल इस्टेट वाले ऑफिस में जाने लगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे रिज़ाइन नहीं डाला था एंड मैंने 1-2 बार रिज़ाइन की बात भी नहीं की थी। एंड वो लोग बहुत अच्छे थे, मैं ट्रस्ट में वो लोग बहुत अच्छे थे। वहाँ पे एक मैम थी, वो बहुत अच्छी थी एंड आई थिंक उस टाइम मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी। एंड मैं उसके बाद मैं लखनऊ आई, लखनऊ जाके फिर मैंने एट लास्ट मैंने 15 दिन तो वहाँ पे किया ही था, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच तक किया था। 15 तारीख तक नहीं, मैं आई थिंक जब भी मैं आई हूँ, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है कि मैं कब आई और कब ना, लेकिन मैंने वहाँ पे 10 दिन तो काम किया था, 10 या 15 दिन काम किया था। फिर सडनली एक दिन कॉल आता है मेरे घर से, मेरी बहन कॉल करती है कि दीदी, अंकल की लड़की दीदी दादी गिर गई हैं एंड उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आई है। मैं वहाँ से छुट्टी वगैरह लेके घर चली गई, क्योंकि दादी गिर गई हैं। ऑब्वियसली मैं इकलौती उनकी पोती हूँ एंड दादी गिर गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तो मैं और मेरा भाई हम लोग शाम के कार थी और उससे निकल गए घर। देन उसके बाद हम आए वापस, दादी थोड़ा बहुत ठीक हो गई थी। उसके बाद मुझे रोक लिया गया कि मम्मी ने रोक लिया कि रुक जाओ 2-4 दिन और देख वख लो, जो भी है काम कर लो। फिर मैं वहाँ से चली गई और मुझे रियल इस्टेट वाले ऑफिस से बार बार कॉल आया जा रहा है कि सुधा तुम कब आ रही हो, कब आ रही हो। बट मैं ना रिप्लाई कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी कह रही है कि नहीं रुक जाओ, काम बहुत आ जाएंगे, अभी कर लो ये वो। हाँ देखो, मैं मेन चीज़ भूलना ही बन गई कि वो लखनऊ में बंदा नहीं रहता था एंड लखनऊ में उसका कुछ भी नहीं था। और जब भी मैं बात करती थी मैं लखनऊ आ गई हूँ सर, आप मैं कहाँ पे आ जाऊँ इंटरव्यू के लिए, तो नीचे उसके एड्रेस लिखा था, तो गोमती नगर में उसका ऑफिस था। तो मैं उससे बार बार पूछती रहती, तो कहते अभी मैं मुंबई में हूँ सुधा, एंड जब भी मैं आऊँगा तो तब तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह लूँगा। गाइस अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो बंदा अगर लखनऊ में उसका सब कुछ है, ऑफिस वगैरह है, तो मैं तो जा सकती हूँ ना। वो कहीं भी रहे, लंदन रहे, दुबई रहे, मुझे उससे क्या, वो मैं तो जाके अपना इंटरव्यू दूंगी अगर उसे रखना होगा तो। लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उसका वेट कर रही हूँ कि वो मुंबई से आएगा तो मैं जाऊँगी इंटरव्यू देने, एंड इधर मैं अपना जॉब वॉब छोड़ के घर पर बैठ चुकी हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी जो 10 दिन की सैलरी थी वो भी मुझे दूसरी कंपनी से नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको डायरेक्टली ऐसे झटका लग गया है कि मैं छोड़ के चली गई हूँ। उनको तो यही लग रहा होगा कि मैं कहीं और काम करने गई हूँ, बट मेरे घर की सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। दादी गिर गई एंड उसके बाद गाइस जनवरी आ गया, दिसंबर तक ये सब चलता रहा। जनवरी आ गया, जनवरी में क्या हुआ, नवंबर में ये सब कुछ हो गया एंड दिसंबर में मैं 10 दिसंबर को आई थिंक लखनऊ आई। लखनऊ आके फिर मैं वो जो CEO था उस कंपनी का लखनऊ फुटबॉल क्लब के नाम से है, आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी फ्रॉड कंपनी है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड गिरी है। हर एक मेंबर उसमें, लेडीज़ हो, जेंट्स हो या फीमेल हो, मेल हो, सब फ्रॉड यहाँ है, एक नंबर के फ्रॉड है। आज तक वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय ने काम किया उनको एक पैसे भी नहीं दिया गया है। एंड गाइस मैंने 3 महीने अपने वहाँ पे बर्बाद किए हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और आधा मार्च में मैंने ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया कि अब मुझे मेरी सैलरी मिलेगी, अब मुझे सैलरी में। तो ऐसे बीच बीच में मैं कहीं से भी स्टार्ट कर दी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कोई नोट पैड नहीं लेके बैठी हूँ। जहाँ से भी मुझे समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें हाँ यहाँ पे बोलने, तो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। एंड गाइज उसके बाद मैं दिसंबर आ गया, घर से वापस भी आ गई, दादी की थोड़ी हालत ठीक हो गई थी एंड मैं घर से वापस भी आ गई। एंड मैंने कहा कि अगर सर आप आ गए हो तो मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊँ। उस बीच में मैं भी भूल गई थी एक्चुअली कि दादी की हालत की वजह से कि मुझे इंटरव्यू वगैरह भी देना है, तो मैं भी उसको कॉल नहीं कर रही थी, फ़ोन नहीं करती। एंड गाइस उसका डेली फ़ोन आता था कि हाँ हाय सुधा क्या कर रही हो एंड फलाना ढिमका ढिमका ढिमका, मतलब बहुत सारे वाहियात क्वेश्चन जिसका कोई लॉजिक ही नहीं। तुम ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, फुटबॉल से रिलेटेड, फुटबॉल कंपनी में तुम पहली बार आ रही हो, ये वो फलाना ढिमका, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था। एंड गाइज उसके बाद मैं गई ऑफिस गई, उसके ऑफिस में देखा तो सिर्फ एक लड़की थी, उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, एक लड़की थी। उसने बताया कि यहाँ पे सारे लोग काम करते हैं एंड जो भी लड़कियाँ यहाँ पे काम करती हैं वो अभी कहीं और रह रही हैं एंड वो वर्क फ्रॉम होम लिया है। एंड एक लड़की से उसने मुझे मिलवाया, तो मैंने समझा ठीक है सब अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, चलो एक ही लड़की है तो क्या हुआ, काम तो चल रहा, फुटबॉल में जा क्या ही काम होता होगा। फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा तो फील्ड का ही काम होता होगा, ग्राउंड का ही काम होगा, क्योंकि बच्चे तो वहीं खेलते हैं, बच्चे तो ऑफिस आएंगे नहीं। एंड जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं ऑफिस के वो लोग बस रहते होंगे। तो एक लड़की है, चलो कोई बात नहीं, मैं उससे जान पहचान अपनी बढ़ाने लगी एंड उसी के साथ मैं डेली जाती, बैठती, आती।
गाइस 1 महीने उस लड़की ने भी मुझे नहीं बताया कि तुम यहाँ आके फंस चुकी हो, तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। एंड उस अगर वो बता भी देती ना तो मेरे अकल पे पत्थर पड़े हुए थे, ऐसे बड़ा वाला पत्थर, माउंट एवरेस्ट पड़ा हुआ था, जिसको मैं हटा के देख ही नहीं पा रही थी कुछ कि मेरे साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। 1 महीने हो गए, 15 दिन इधर मैंने काम किया, 15 दिसंबर तक, ठीक है। मुझे 1 पैसे सैलरी नहीं मिले, 1 भी पैसे सैलरी नहीं मिले 15 दिन का। उसने बोला कि जब आपका 1.5 महीने हो जाएगा तब आपको सैलरी मिल जाएगी। एंड गाइस सबसे पहले क्या होता है कि आप कभी भी जॉब में जाइए तो वो आपको जो भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर रहता है वो मेल करते हैं एंड आपको इधर से रिवर्ट करना रहता है कि आई एक्सेप्टेड माई अपॉइंटमेंट लेटर। बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपॉइंटमेंट लेटर के लिए कई बार उससे बोला, मेरे घर वाले फोर्स कर रहे अपॉइंटमेंट लेटर मंगा ले, अपॉइंटमेंट लेटर मंगा ले, कुछ तो दे। मैं उसको बार बार फोर्स किया जाए, सर प्लीज़ मेरा अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए, सर प्लीज़ मेरा अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। मेरे घर वाले मांग रहे, मेरा भाई मांग रहा है, ये मांग रहा है, वो मेरे घर वाले मांग रहे, बट वो बंदा दे ही नहीं रहा है मुझे। फिर एक दिन मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया, तब उसने व्हाट्सएप पे मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भेजा। तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी देखो गाइस, मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था कि इस फील्ड में कैसे क्या होता है। हाँ, अब मैं थोड़ा प्रो बन गई हूँ, अब मुझे कोई फंसा के दिखाए उसको, ठीक है। तब नहीं प्रो थी, तो चलो बैक में चलते हैं, बहुत ज़्यादा आगे आ गया है, चलो बैक में चलते हैं। फिर मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। फिर मुझे व्हाट्सअप पे आ गया, मैं अपने भाई को भेज दी, अपने क्लोज फ्रेंड को भेज दी, अपने सबको भेज दी, जिसको भी भेजना था सबको भेज दी। तो क्या होता है कि भाई ने बोला ठीक है, भाई ने बोला तुरंत बोला कि इसको मेल पे क्यों नहीं आया, मेल पे इसको मंगाओ, मेल क्यों नहीं किया, अपॉइंटमेंट लेटर व्हाट्सअप क्यों करता। फिर मैं उसको चिल्लाती रह गई, मेल पे करो। फिर धीरे धीरे सच्चाई खुलने लगी। एक दिन हम लोग ऑफिस का जो वो रहता है, कैफे एरिया रहता है, उसमें जाके बैठी थी, मैं थी और एक लड़का हायर हुआ था। वो बेसिकली बैकएंड वगैरह बनाना था, प्रोफाइल का, और किया था। देन हम लोग दोनों लोग बैठ के कैफेटेरिया में काम कर रहे हैं और मस्त ठंडी का मौसम है, मैं कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। तब तक एक बंदा आता है, भगवान कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तब तक एक बंदा आता है एंड वो पूछता है कि आप लोग इसके साथ क्या कर रहे हो, आप लोग इसके साथ काम कर रहे हो क्या। तो हम लोगों ने बोला इसके साथ क्यों बोल रहे हैं सर को ऐसे वैसे। कह रहा है कि यहाँ पे इससे पहले भी 2 लड़कियाँ आई थी, फ्ला एंड 2 क्या 4 लड़कियाँ आई थी, फ्ला एंड इसने क्या हुआ, अभी भी उस लड़के से मेरी बात होती है, इसने उसके पैसे नहीं दिए हैं, जबकि बोलता था सबसे कि आपका जो पैकेज है वो 50,000 है पर मंथ। मैंने भी बोला मेरा भी तो इसने यही बताया। फिर भी मुझे कोई वो नहीं हो रहा है कि हमसे क्या बोल रहा था कि वो लड़कियां ही फ्रॉड थी। जब मैंने ये चीज़ें उससे पूछी कि आपने लड़कियों के पैसे नहीं, तो कह रहा है ये लड़कियां ही फ्रॉड थी, इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया था, जब कोई काम नहीं करेगा तो मैं क्यों पैसे दूंगा। तभी मुझे अक्ल नहीं आ रही है कि भाई मेरे से भी तो कुछ ज़्यादा काम करवा नहीं रहा है, बस मैं आती हूँ, बैग उठा के चली जाती हूँ, आ रही हूँ जा रही हूँ, और मुझे उसी में मजे आ रहे हैं कि मेरे को कोई काम नहीं है, मेरा बॉस कोई काम ही नहीं दे रहा है। मेरे घर वाले पूछ रहे हैं कि बेटा काम वाम कैसा चल रहा है। भाई मम्मी कोई काम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। जो भी काम रहते हैं वो मैं घर से बैठ के कर लेती हूँ, कभी वर्क फ्रॉम होम ले रही हूँ, कभी ऑफिस चली जा रही हूँ, कभी 2 बजे जा रही हूँ, कभी 4 बजे जा रही हूँ। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस ऑफिस का कोई टाइम ही नहीं है। बेटा जब मुँह उठाओ तब चलो, जब मुँह उठाओ तब चले जाओ। एक दिन क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा मेरे घर से प्रेशर पड़ने लगा कि तुम शाम के 4 बजे क्यों, वो कभी भी बंदा बुला ले, 1 घंटे के लिए आ जाओ, 2 घंटे के लिए आ जाओ, ये काम है वो काम है। मेरे भाई वगैरह लोग यहीं पे रहते हैं, मेरे साथ में ही रहते हैं। तो क्या हुआ, उसने बोला कि 4 बजे आ जाओ, और मेरा भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। तो उसने बोला 4 बजे क्यों जा रही हो, 4 बजे कौन सा जाने का टाइम होता है, सबका आने का टाइम होता है, तुम्हारा जाने का टाइम होता है। गैस बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, मैं इस वीडियो को मर के बना रही हूँ, ऐसे मेरा पैर से टपक रहा है पसीना, दोनों आर्म के अंदर से। मेरी पूरी टी शर्ट जो है गीली हो चुकी है पीछे से। एंड गाइस ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। फिर वहाँ पे क्या हुआ, 2-3 मैडम भी हैं। अब कहानी सुनो, अब इंटरेस्टिंग कहानी सुनो कि लड़के तो हैं ही MC के, आप समझ जाओ क्या है, एंड लड़कियां भी उसी टाइप की हैं उसके साथ, औरतें हैं, लड़कियां भी नहीं हैं, हम औरतें हैं, 2-2 3-3 बच्चे की माँ है। फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, एक लड़की आके काम कर रही है, उसकी सैलरी देनी है कि नहीं देनी है। 1.5 महीने हो गए मेरे, 1 पैसा मुझे नहीं मिला, 1 भी पैसा मुझे वो उसने नहीं दिया, उस कंपनी ने मुझे नहीं दिया। सब फ्रॉड, मेरे इर्द गिर्द सारे जितने भी हैं घूम टहल रहे हैं, सब फ्रॉडगिरी कर रहे हैं मेरे साथ। एंड उसके बाद उसने बोला कि ये कुछ लिस्ट है इस कॉलेज के, ये लोग पढ़ चुके हैं, फाइनल ईयर उनका ख़त्म हो चुका है, तुम इनको कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुला लो। देन मैंने एक और लड़की को बुलाया जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, एंड मैं तो डम
ऐसे डंप कहते हैं ना, डंप हो। उन्होंने सब कुछ किया। उन्होंने हमसे पूछा तो मेरे को क्या बोला कि तुम झूठ बोल देना, तुम यहाँ से 6 महीने से हो और दिल्ली में तुम काम करके आई हो, मुंबई में काम करके आई हो, इसलिए तुम्हें लखनऊ में यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे हैंडल कर रही हो चीज़ों को। अब मैंने उसको ये सब नहीं बोला कि मुझे दिल्ली से काम करके आई हूँ ये वो। मैंने बोला हाँ मैं काफ़ी टाइम से हूँ। एंड उससे पूछा सैलरी वैलरी कब तक आ जाती है। मैंने बोला हाँ टाइम पे आ जाए, जबकि मुझे एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिली है। पता नहीं क्या जादू किया था उसने हरामी ने, उस कुत्ते ने, कि क्या जादू किया था मेरे ऊपर, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। जी सर बिल्कुल सर, ऐसे कुछ लोग नहीं होते। वैसे मैं बन गई थी कठपुतली टाइप का। जी सर बिल्कुल सर, जो आप कहेंगे सर वो हो जाए। जबकि मुझे एक भी पैसे मिले नहीं है, फिर भी मैं उसकी साइड ले रही हूँ। पता नहीं क्या है, डंप। मैं बहुत ज़्यादा डंप हूँ, ये तो मैं मान ली हूँ। जब से वो सारी गलती हुई है, एंड जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। मेरी आंखें खुल गई कि कैसे कैसे लोग हैं। मुझे नहीं पता, मैं एकदम इनोसेंट सी हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं है, ज़्यादा लोग मेरे फ्रेंड नहीं हैं, कोई भी मेरा फ्रेंड बनता नहीं है और ना ही मैं बनाती हूँ। ये तो चीज़ें रियल है। मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, किसी से नहीं। जितना पक मैं यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे कर रही हूँ गाइस, उतना मैं रियल लाइफ में कभी किसी से बात भी नहीं करती। अगर वो बंदा मैं जानती भी हूँ ना, मेरे सामने से जा रहा है, तो भी मैं कभी रुक के उससे बात नहीं करती, चाहे कोई भी हो। लड़कियाँ हो तो ठीक है, लड़कियों से तो मैं बात ही नहीं करती। वो लड़की आगे, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, उसने सब कुछ अपना कर लिया। एंड देखा हम लोग पैसे भी नहीं मिले, अब 3 महीने हो गए। एंड अब एंट्री होती है उन लड़कियों, उन औरतों की जो कि मैं शर्म है। औरत के नाम पे वो सब गंदगी हैं, धब्बे हैं, ठीक है। वो सब फ्रॉडगिरी में होती है, सब फ्रॉडगिरी में है। एंड वो आती है एक दिन ऑफिस में बन ठन के पूरा अच्छे से, मैं यहाँ हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। एंड दिखने में भी ठीक ठाक ही है, दिखने में भी बुरी नहीं है। एंड ना ही तो मुझे लग रहा है कि वो काली बिल्ली है कि मुझे ऐसे ट्रैप किया जा रहा है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे एंड काम निकल। मैंने बहुत दिल लगा के काम किया, पूरी एफर्ट्स अपने डाल दिए कि वाह कितनी अच्छी कंपनी है, मुझे 50,000 मिल जाएंगे। बट मुझे 1.5 महीने हो गए, एक पैसे नहीं मिले। अगले महीने में वो लड़की का आना हो गया। एंड जब वो लड़की आई तो मेरे धीरे धीरे मेरा दिमाग खुलना स्टार्ट हुआ कि भाई मैं तो फंसती चली जा रही हूँ। ये कह रहे हैं फंड नहीं है मेरी कंपनी में, अभी फंड नहीं आ रहा है, कि जो है सारे होल्ड हो चुके हैं। एंड गाइस मुझे नहीं आइडिया था कि मैं कैसे फंस गई। मुझे लिटरली कोई भी आइडिया नहीं था मैं कैसे फंस गई। जबकि मेरे घर वाले, मेरे भाई, सब मेरे क्लोज फ्रेंड सब मुझे समझा रहे हैं कि बेटा तुम फंस चुकी हो, तुम्हारे पैसे नहीं देगा, तुम एडवांस कुछ मांगो किसी बहाने से, उससे निकलवा लो पैसे। मैं निकलवा रही हूँ फिर भी मुझे नहीं दे रहा है। देन लास्ट में क्या होता है कि हम और वो लड़की दोनों लोग मिल के बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। सब कुछ करके देख लिया, उस औरतों को भी गाली गलौज, फ़ोन पे ये करवा दूँगी वो करवा दूँगी, कुछ भी, पुलिस स्टेशन तक भी मैं जा चुकी हूँ कंप्लेन करने की, ताकि मेरा पैसा आ जाए। लास्ट टू लास्ट में क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशन भी कुछ पड़े हैं मेरे पास, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँगी। एंड लास्ट टू लास्ट में गाली गलौज होती है, मेरा भाई भी उसको गाली वाली देता है, फिर भी मुझे एक पैसे भी नहीं होते हैं। एंड जो औरतें होती हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन है। मैं लिटरली बता रही हूँ, औरत ही औरत की दुश्मन है भाई। लड़कों पे तो आप भरोसा करो ही नहीं, लड़कियों पे भी करने लायक नहीं है इस ज़माने में। एंड वो लड़कियाँ जिनकी खुद एक बेटी है, उनका एक बच्चा है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि कर्मा आता है। आप मेरे साथ मेरा पैसा खा गए, आपका पैसा कहीं ना कहीं जाएगा, आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा। एंड मैं डेली ऐसे मर के घुट के जीती थी। मेरे घर वाले मुझे ताना मारते थे लिटरली कि तुम ऐसे काम करके, मैंने मना किया था तो भी फिर भी चले गए थे। लेकिन मेरे घर वालों, मतलब मम्मी पापा मुझे सपोर्ट कर रहे थे, चलो क्या होगा, नहीं दे रहा है तो तुम स्ट्रेस मत लो, कहीं और देखो, कोई और जॉब करो। बट यार लिटरली अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। ऐसे मैं रातों भर सोचती रह जाती थी क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों मुझे पैसे नहीं मिले। एंड गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जनवरी में मेरी दादी एक्सपायर हो गई। लिटरली उस टाइम मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे पास भी कुछ भी पैसे नहीं थे। एंड मेरे पापा के पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि सब कुछ मैनेज हो, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और मेरे पास भी कुछ पैसे नहीं थे कि मैं मैनेज कर पाऊँ सब कुछ। एंड बहुत ज़्यादा रोस्ट सिचुएशंस मैंने फेस किया। एंड ये सारी चीज़ें मैं उसको, उस जो लेडी थी उसको मैं बता रही हूँ कि मैम मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरी दादी एक्सपायर कर गई हैं एंड मेरे घर की सिचुएशन भी बहुत ख़राब है, आप प्लीज़ मेरी सैलरी मुझे दे दीजिए, कुछ ही अमाउंट दीजिए लेकिन मुझे दे दीजिए, एटलीस्ट 15,000 ही मुझे पे कर दीजिए, बस मुझे वही दे दीजिए, मैं कर लूँगी मैनेज। लेकिन कुछ भी मुझे हेल्प नहीं मिला गाइस। उसके बाद मैं दादी एक्सपायर हो गई, बहुत ज़्यादा
मतलब ठीक था, एक्सपायर हो गई, बट जैसे होता है ना कि जिनसे बहुत ज़्यादा अटैच रहो उनका जाना बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो उस टाइम उस सिचुएशन में थी एंड मैं गांव से आई, फिर गाली गलौज स्टार्ट हो गई, उनसे बहस करना। ऑफिस में गई, डायरेक्टली मैं ऑफिस में गई एंड मैंने बोला मेरे पैसे कब दोगे। और वो जो लड़की थी मेरे साथ में वो भी बहुत अच्छी थी, उनका भी पैसा फंसा हुआ था, तो उन्होंने और हमने दोनों लोगों ने मिलके काफ़ी ज़्यादा उनसे बहस किया। फिर हम लोग आए दिन एप्लीकेशन वगैरह लेके पुलिस स्टेशन गए, शायद हमारे पैसे निकल जाए। पुलिस वालों ने भी कोई रिएक्शन नहीं किया, वो सब भी बेकार। हमने हर एक कोशिश कर ली लेकिन हमारा पैसा नहीं मिला। एंड लास्टली गाइस बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप अगर ऐसे कोई आ रहा है ना, उसके पहले अगर कोई आपको जॉब ऑफर भी कर रहा है रैंडमली, किसी के थ्रू आप लग रहे हो, किसी पे भी ट्रस्ट करने लायक नहीं है किसी पे। एंड बाद में जब वो जिसने मुझे लगवाया था उसके पास मैं फ़ोन करके मेरे पैसे दिलवा दो, मेरे पैसे दिलवा दो, वो कह रहा है मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, आप अपना देख लो। एंड गाइज मैं उसके लिए मैं अपने भाइयों से लड़ गई कि नहीं, वो तो मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, मेरे लिए क्यों ख़राब सोचेंगे, क्यों। लेकिन क्या होगा वो तो आपको इनमें पता चली गया कि कोई भी किसी पे आप ट्रस्ट नहीं करते। एंड गाइस अगर लखनऊ में ही बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां हैं जो आपको ऐसे काम निकलवा लेती हैं, काम करने के लिए बुला लेती हैं, बट पैसे देने का टाइम आता है तो नहीं देती हैं। बहुत लोगों के साथ हो चुका है, बट मैं आपके साथ ऐसे खुल के बात कर पा रही हूँ क्योंकि मैं आप लोग भी इससे कुछ सीखें। एंड कभी भी किसी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले सारी कंपनी जाके खुद वर्बली जाके वहाँ पे चेक करें, सब कुछ देखिए कि क्या लोग कर रहे हैं, कैसा काम है। एंड सबसे पहली थिंग कि कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह ले तो मेल पे लें। एंड गाइस उस कंपनी के बारे में अच्छी नॉलेज लेके ही जाएं, क्योंकि बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां सबसे काम करवा लेती हैं, पैसे भी नहीं देती। कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं जो काम करवा लेती हैं फिर भी पैसे नहीं देती हैं गाइस, लोगों के पैसे रख लेती हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, लखनऊ नहीं हर एक सिटी में है, मैं लखनऊ की प्रॉपरली बात नहीं कर रही हूँ, हर एक सिटी में है। बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन देखा था मैंने। फिर गाइस मार्च आ जाता है, मार्च तक कुछ भी नहीं होता है, एक भी पैसे वहाँ से नहीं मिलते हैं। उन्होंने बोला कि लेबर कोर्ट चाहिए, हम लेबर कोर्ट भी जाने वाले थे, बट मैंने सोचा कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि एडवोकेट को, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एडवोकेट को दे सकूँ कुछ भी, कुछ थोड़ा सा भी अमाउंट नहीं है। और मैं घर से लेना नहीं चाहती थी, घर से एक्चुअली मेरी रेंट वगैरह ही लेके मुझे मेरे ऊपर वो हो गया था, प्रेशर हो गया था कि 30,000 तक मेरे रेंट हो चुके थे। एंड उसमें से मैंने 1 रुपया भी पे नहीं किया था, किसी तरीके से उनसे मांग के मैंने दिया। फिर गाइस सब कुछ अच्छा होता है, बस भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। जितना आपके साथ बुरा हो रहा है ना उतना अच्छा भी होता है। देन 10 मार्च मुझे डेट बहुत अच्छे से याद है, मैं निकल रही थी, मैंने बहुत जगह ऐसे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था कि अब इधर जॉब मिल जाए उधर जॉब मिल जाए। एंड मैंने अप्लाई किया हुआ था, बहुत लोगों से बोला था, जो मेरे अच्छे लोग थे उनसे बोला था कि जॉब वगैरह होगा तो बताइएगा। देन मुझे एक लोगों ने रिकमेंड किया था कि आप HDFC बैंक में चले जाओ, वहाँ पे है जॉब है आपके लिए। एंड वर्बली वहाँ पे बहुत अच्छा काम था HDFC बैंक में भी। एंड गाइस मैंने और भी लिंक्डइन वगैरह पे, लिंक्डइन सबसे सेफ है अगर आपको जॉब सर्च करना है ना, किसी भी वेबसाइट पे किसी ऐप पे भरोसा मत करें, लिंक्डइन पे जाइए, वहाँ पे अप्लाई करिए, 100% वहाँ पे अच्छे लोग और जेन्युइन आपको जॉब मिल जाएगा। गाइस देन 10 मार्च का दिन था, वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं HDFC बैंक के लिए हजरतगंज में है वो बैंक, वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए निकली। एंड रास्ते में निकली ही थी, टच वुड, कॉल आया एक रैंडमली ऐसे कॉल आया, उन्होंने बोला कि आपका आज इंटरव्यू है एंड मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आप आ सकती हैं इंटरव्यू के लिए। देन मैंने बोला हाँ क्यों नहीं है, मैं अभी आ सकती हूँ, 10 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगी आपके लोकेशन पे, क्योंकि मैं रास्ते में ही हूँ एंड मैं कहीं जा रही थी, तो अब मैं अभी आ जाती हूँ इंटरव्यू के लिए। देन गाइस मैं वहाँ पे गई एंड अभी वहाँ पे गई एंड जहाँ पे मैं करेंटली जॉब करती हूँ वहीं पे, अभी ये सारी चीज़ें डिस्कस करना नहीं है मुझे, मैं कहाँ जॉब करती हूँ कहाँ नहीं करती हूँ, जितनी पीछे की चीज़ें थी वो सारी मैंने डिस्कस कर दी है। एंड गाइस मैं वहाँ गई एंड लिटरली मैंने बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू वगैरह दिया एंड सब कुछ बहुत अच्छा से हो गया। एंड उन्होंने पूछा कि आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने बोला सर क्योंकि मैं तो वेली हूँ ही, इधर भी जॉब नहीं थे इधर भी पैसे नहीं थे, तो मुझे तो आज ही से रख लो अभी से रख लो, तो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं तो काम ढूंढ रही हूँ ना। तो उसके बाद गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं ऐसे गर्मी से परेशान हो गई हूँ
एंड ये सब जो चमक रहा है ये सब पसीना है। उन्होंने बोला कि ठीक है आप इमिडिएटली ज्वाइन कर लीजिए। मैंने बोला ठीक है मैं इमिडिएटली ज्वाइन कर लूँगी। उन्होंने बोला कि ठीक है आपको शाम तक रिवर्ट आएगा, मेल वगैरह आएगा कि अगर आपका हो जाएगा तो हम शाम तक बताएंगे। मैं वेट करती रही क्योंकि मुझे वहाँ हजरतगंज का मैंने इंटरव्यू कैंसिल कर रखा था क्योंकि यहाँ पे दे दिया था, ये मेरे घर से बिल्कुल एकदम पास में ही है, तो मैंने यहाँ पे दे रखा था। एंड गाइस नेक्स्ट डे मैं उनसे फ़ोन करके पूछ रही हूँ लिटरली, सर प्लीज़ क्या होगा आप बता दीजिए, सर आपका कोई रिवर्ट नहीं आया, सर आपका कोई मैसेज कोई रिस्पांस नहीं आया, क्या मेरा हुआ सिलेक्शन या नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या बोला अगले दिन कि ठीक है आपकी ज्वाइनिंग है एंड आप कब से आ सकती है। तो मैंने बोला ठीक है मैं 12 तारीख से आ सकती हूँ। और 13 मार्च को मेरा बर्थडे था। मेरे बर्थडे से पहले ही चीज़ें सही हो गई थी गाइस। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चली गई थी, ऐसे रातों को मैं सो नहीं पाती थी। एंड उस टाइम मैं इतनी दुबली हो गई थी स्ट्रेस की वजह से। मैंने उस टाइम उस फेज को जिया है, ऐसे एक अपने एक पार्ट अपने बॉडी के पार्ट से मैंने एक पल मैंने उसको जैसे काटा है। ऐसे लग रहा था कोई हर टाइम मैं किसी डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं लिटरली डिप्रेशन में चली गई। बट मेरे भाइयों की वजह से, सबकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। देन गाइस सिलेक्शन वहाँ पे मतलब हो गया था, मेरा जॉब फिक्स हो गई थी, मेरी जॉब लग गई थी। एंड 12 तारीख से मेरी ज्वाइनिंग थी एंड 13 मार्च को मेरा बर्थडे था। फिर 13 मार्च को मैंने अपने ऑफिस में, न्यूली ऑफिस में, किसी को नहीं बताया था कि मेरा बर्थडे है। बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड गाइस मुझे बहुत ज़्यादा मानते भी हैं वहाँ पे भी लोग, क्योंकि मैं हर जगह अपने पूरी ईमानदारी से काम करती हूँ, पूरा अपना एफर्ट्स डाल देती हूँ, कोई भी काम चोरी नहीं करती, जितना भी मेरा काम रहता है वो सब काम कर देती हूँ। 1-2 दिन में लोग समझ जाते हैं कि कौन सी लड़की करने वाली है, कौन सी लड़की नहीं करने वाली है। तो गाइज़ ये सारी मेरी स्टोरी थी। एंड फिर मेरा 13 मार्च को बर्थडे था। मैंने ऑफिस में बहुत अच्छे से बर्थडे मनाया। मैं सोच भी नहीं रही थी कि मैं इस बार बर्थडे मना पाऊँगी, लेकिन मैं घर पे नहीं मनाई क्योंकि तब भी अंदर से तो इंसान दुखी ही रहता है जब तक सारी चीज़ें हो ना जाए। अभी भी मैं उस पल को याद करती हूँ ना तो मुझे रोना आ जाता है। सारी चीज़ें मेरे सामने आने लगती हैं कि मैं क्यों मैं डम पर थी इतनी, कि इतने गंदे तरीके से वहाँ पे जाके फंस गई। एंड गाइस मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि अगर आपको कोई ऐसे ट्रैप कर रहा है ना तो आप समझ जाओ, मीठी मीठी बातें करना, लोगों को बुलाना, फिर बाद में उनके पैसे मत देना। तो गाइस लड़कियां भी लड़कियां की दुश्मन हैं, औरतें भी लड़कियों की दुश्मन हैं, बॉयज़ भी लड़कियों के दुश्मन हैं, सब एक दूसरे से दुश्मन हैं। आप सिर्फ अपने फैमिली पे भरोसा करो एंड आपके जो भी आप समझ सकते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। आप सिर्फ अपने लोगों पे भरोसा कर सकते हो, बाकी कोई आपका कितना भी सगा हो, कितना भी अच्छा हो, उस पर कभी भी ट्रस्ट मत करना, कभी भी मत करना गाइस। तो आई थिंक आपको देन मेरी लाइफ अभी स्मूथ चल रही है, टच वुड, भगवान जी की कृपा से कोई नज़र ना लगाए, अभी सब अच्छा चल रहा है। एंड गाइस ये थी मेरी स्टोरी जो मैं बहुत दिनों से आपके साथ शेयर करना चाह रही थी आपके साथ, बट मेरे पास हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे बताऊंगी। लेकिन मेरी एक फेवरेट यूट्यूबर है, मैंने उनसे अपनी रोस्ट कंडीशन को एक्सप्लेन करते हुए सीखा एंड उन्होंने कहा एंड उनकी वीडियो में मैंने देखा कि मैं भी उससे मोटिवेट हुई हूँ। तो शायद मेरी वीडियो से कुछ लोग मोटिवेट हो जाए, कुछ लोग को ना पसंद आए कि ये अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रही है, बट गाइज डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। आपका कोई फ़ायदा ना उठा सके, पहली बात आपको कोई फंसा ना सके, आपका कोई 1 रुपया भी आपकी मेहनत का कोई खा ना सके। एंड गाइस जिन लोगों ने मेरा पैसा खाया है ना, भगवान उनको मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, कर्मा पे मैं बस बिलीव करती हूँ कि मैंने जो कर्म किए हैं अच्छे किए हैं, वो जो कर्म करेंगे उनको ज़रूर मिलेगा एक दिन। बहुत बुरी तरीके से वो मेरे मुंह से मतलब उल्टा सीधा ही उनके लिए निकलता, कभी अच्छा नहीं निकलता, क्योंकि वो कहते हैं ना आपका मेरा एक रुआ दुखा है उनकी वजह से। एंड घर की कंडीशन की भी बहुत ख़राब थी, इसलिए बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन मैंने फेस किया है अपनी लाइफ में। अभी तक मैं बहुत ज़्यादा चिल थी यार, मुझे कोई भी कुछ ऐसा था ही नहीं जिससे मैं दुखी हो सकूँ, जिससे मैं डिप्रेशन में जा सकूँ, स्ट्रेस महसूस हो मुझे। कोई भी छोटी से छोटी मुझे परेशानी होती थी, मेरे मम्मी पापा हमेशा खड़े थे, मेरे भाई हमेशा खड़ा रहता है अभी भी। एंड गाइस अभी मैं छोटी थी ना, मुझे कोई भी ज़रूरत की सामान थी या फिर मुझे कुछ भी चाहिए होता था, मैं अपने पापा से कहती थी, पापा मेरे वो चीज़ें लाके देते थे। लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो सारी चीज़ें अपने मम्मी पापा से भी नहीं शेयर कर सकती। लेकिन मेरी मम्मी जो है मेरी एकदम
अच्छी वाली फ्रेंड, मैं उनसे हर चीज़ शेयर कर देती हूँ, कुछ भी होता है मैं सब कुछ शेयर करती हूँ गाइस। लेकिन वो सारी चीज़ें मैं उस टाइम पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं कुछ भी उनसे शेयर नहीं कर पा रही थी। एंड मैं अपने भाइयों के भी कहना नहीं मान रही थी। मेरे भाई मुझे लाख बार समझाते रह गए, बट मुझे समझ ही नहीं आया। मैं इतनी ज़्यादा डम हूँ। अब मुझे हंसी आती है कि मुझे क्या हो गया था, मुझे खुद नहीं पता। अगर आपको ये मेरा स्टोरी टाइम अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड बहुत सारी ऐसी स्टोरी टाइम है जो मैं आपको से कभी कभी शेयर कर दूँगी। अगर गाइस मैंने सारे अपने अप्स एंड डाउन जो भी सिचुएशन मैंने फेस की है, सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर ली है। एंड गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मैं ऐसे बाल बांध के बैठी हूँ। जो भी सारी चीज़ें थी, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी अप्स एंड डाउन, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में शेयर की है। आई होप कि आप इससे रिलेट कर पा रहे हो। एंड अगर आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है ना तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा ना इंट्रोवर्ट हूँ और बहुत ज़्यादा साई हूँ, तो बहुत करेज लेके ये वीडियो मैंने बनाया है। एंड हॉनेस्टली स्पीकिंग इसमें बहुत ज़्यादा मैंने एफर्ट्स डाले इस वीडियो को बनाने के लिए। कब से अपने आप को मोटिवेट किया है कि नहीं 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 मुझे बनाना है। अगर इस वीडियो को आप में से 10 लोग भी देख लेंगे ना तो भी मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रेटफुल महसूस करूँगी कि हाँ 10 लोगों ने मेरी से ये चीज़ें सीखी हैं। एंड गाइज अगर ये स्टोरी टाइम आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अगली और भी बहुत सारी मेरी स्टोरी हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, डेफिनेटली करूँगी भी। एंड गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हम मिलते रहेंगे। बाय।